अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद कि ईरान से मुज़ाकरात अगले दो या तीन दिनों में तय पा जाएंगे, हम कुछ घंटों बाद ही एक बदलती सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान एक नई कशीदगी देख रहे हैं। कल रात हमने देखा कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपने अपाची हेलीकॉप्टर्स के गिरने का जिम्मेदार ईरान को ठहराते हुए ईरान में 20 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने का दावा किया। लेकिन इस हालिया कशीदगी में अफसोसनाक पहलू ये नज़र आया कि इन हालिया हमलों की लहर में कुछ ऐसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना बन गए जो जनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 45 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरान के सूबा हरमज़गान में सूबाई वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस बात की तस्दीक की कि अमरीका के हमले के बाद 2500 मुरबा मीटर वाले उन दो बड़े वाटर रेजरवॉयर्स को नुकसान पहुंचा, जिनसे तकरीबन 20,000 अफराद को साफ़ पानी की सप्लाई की जा रही थी, जबकि इस क्राइसिस में पहले भी पावर और डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट किया जा चुका है। बहरहाल इस वक्त भी दुनिया की नज़रें इस पर हैं कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा दिन जारी रहने वाले इस क्राइसिस ने जहाँ अमरीकी सदर की सियासी पोजीशन पर मुख्तलिफ सवालात खड़े किए, वहीं ईरान की मैशत और इंटरनल सिक्योरिटी पर भी मज़ीद दबाव को बढ़ा दिया है। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जावेद मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। इसके अलावा दिफाई तजिया निगार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। गुज़श्ता रात के जो वाक़यात हैं काफ़ी तशवीशनाक हैं। फिफ्थ फ्लीट के ऊपर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया। इससे पहले अमेरिका ने जो बॉम्बिंग की है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह असर्ट करते हुए कहा कि पहले आपने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया, ये उसका रिजल्ट था, डिफेंसिव एक्शन था, ऑफेंसिव नहीं था। आपको लगता है कि ये फुल स्केल हॉस्टिलिटीज़ का एक और चेन रिएक्शन है जो शुरू हो चुका है और अब मुज़ाकरात पर जो बात जानी थी वो मज़ीद डिले हो जाएगी, या फिर इसको इग्नोर कर दिया जाए, वो प्रोसेस जो चल रहा था वही रिज्यूम करेगा, वही प्रोसीड करेगा? देखिए मुजम्मिल साहब, ऑब्वियसली एक कंसर्न तो है, क्योंकि हमने देखा कि जो अटैक किया गया ईरान की तरफ से उनके अपाचे हेलीकॉप्टर के बाद उनके ऊपर, और उसके बाद फिर एक तरह से अब दोनों यही अतराफ यही कह रही हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ऑल्दो द सीज फायर इज होल्डिंग, बट ये जो वायलेशंस हैं ये होती आई हैं। ईरान ने टारगेट किया है मुख्तलिफ गल्फ ममालिक को। अनफॉर्चुनेट है, इट शुड नॉट बी हैपनिंग। और दूसरा, हमने देखा कि अभी जो आप कह रहे हैं बहरीन के ऊपर जो हमला किया गया, इट इज अगेन समथिंग विच इज अगेन अ वायलेशन। तो अगर आप अमेरिकन को देखें तो उनकी तरफ से भी कुछ फायरिंग हुई है। इसराइल के बारे में जब देखते हैं तो लेबनान में वो फायर कर रहा है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर स्टिल, मुझे लगता है यूं है कि अभी तक अनसेटल्ड हैं। और ऑफ कोर्स जहां तक अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो तमाम लोग जो डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं वो तो आपको यही बताएंगे कि ऑब्वियसली वी आर वर्किंग टायरलेसली, वेरी डिटर्मिन्ड एफर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अब तो यानी कतर भी है उसके अंदर इन्वॉल्व, कुछ और भी कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिएशन। तो द होप फॉर डिप्लोमेसी रिमेन्स अलाइव। लेकिन जो हॉस्टिलिटीज हैं वो जिस तरह से इंक्रीज हुई हैं, मुझे आई एम अ बिट कंसर्न्ड अबाउट इट। मुझे लगता नहीं है कि ये चीन में डिस्पेल कर दी जाएंगी और इट माइट बी समहाउ कंटेन्ड। अल्टीमेटली दोनों साइड्स ये समझती हैं कि एस्केलेशन दोनों के हक में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरी नजर में अमेरिकन्स विल हैव एन अपर हैंड। ईरान को ये लगता है शायद कि वो किसी हद तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव्स करने के बाद किसी हद तक उसने अपने आप को डिफेंड जरूर किया है। लेकिन अगर हम फुल स्केल वॉर की तरफ जाते हैं, एंड आई होप इट डजंट हैपन, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान विल स्टैंड अ चांस। आई मीन, आई डोंट थिंक ईरान वुड वांट द यूएस टू अनलीश इट्स मिलिट्री माइट ऑन इट। ये उनका मतलब, वो आप डिफाइंस का स्टांस लेते रहे, ठीक है, वो अपनी जगह पे अपनी है, लेकिन ऑब्वियसली नोबडी वांट्स दिस वॉर टू रिज्यूम। ये तो उनके अंदर जो उनके भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि डिप्लोमेसी के लिए जो चीजें जरूरी हैं, द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, वहां पे आप देखते हैं कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है। लाइक स्टिल लेबनान पे अगर आप बात करें तो इसराइल की पोजीशन है कि हिजबुल्लाह हम पे हमले कर रही है। वो कहते हैं ईरान वाले कि आप उसको पहले जो है वो ईरान लेबनान पे सीज फायर कीजिए। वो कैसे मुमकिन है? दीज आर लाइक इंटरकनेक्टेड। हुतीज भी अभी तक एक्टिव है, वो भी हमले कर रहे हैं। तो एक तरफ से अगर वो प्रॉक्सीज एक्टिव रहेंगी तो फिर किस तरह से सेटल होगा ये मसला? द बिगर इशू
ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियर का है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है वो तो अपनी जगह पे वहीं पे खड़ा है, उस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अगर हम ये कहें कि स्टेलमेट है या किसी हद तक हम एक डेड लॉक में खड़े हुए हैं, तो मे बी इट विल बी अ लिटिल हार्श। यानी प्रोग्रेस हैज बीन मेड, लेकिन अभी तक उसके कोई विजिबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि देखिए, जब कभी भी डिप्लोमेसी होती है तो बोथ स्टेट्स या इसमें तो कई कई स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक स्टेटमेंट तो वो देते हैं जो मीडिया में होती है, उसे पब्लिक कंजम्पशन कह लें, डोमेस्टिक ऑडियंस कह लें, लेकिन जब वो निगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं या मैसेजेस कन्वे हो रहे होते हैं उनके दरमियान, तो फिर वो एक डिफरेंट पोस्चर ले लेते हैं। तो ऑफ कोर्स वन होप्स के वो दूसरे वाला पोस्चर लें, और ये जो सारे स्टेटमेंट्स आ रही हैं फॉलोड बाय दीज अनफॉर्चुनेट अटैक्स हियर एंड देयर और वायलेशंस ऑफ द सीज फायर, वन होप्स के दीज विल बी पुट ऑन वन साइड। बिकॉज अभी रिसेंटली भी मैं जानता हूं कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी वहां थे, ही कैरीड सम मैसेजेस। और अभी भी मेरी नजर में अभी इस वक्त एज वी स्पीक देयर आर सम अदर मीडिएटर्स दैट आर इन ईरान ट्राइंग टू कन्वे सम मैसेजेस। तो डिप्लोमेसी इज इंटेंसिवली वर्किंग, बट रिजल्ट्स अभी तक सामने नहीं आ रहे, जो फ्रस्ट्रेशन आपके लिए और हम सबके लिए है कि व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग। एग्जैक्टली ऑन द पैरेलल जो ये इस तरह के इस नौइयत के अटैक्स हैं, ये भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं इस सारे मामले को। लेकिन खालिद साहब, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, अब इसके ऊपर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की टारगेटिंग की भी बात की जा रही है। जिस तरह से हरमज़गान जो सूबा है ईरान का, वहाँ जो वाटर रेजरवॉयर्स थे उनको निशाना बना दिया। फिर जवाब में फिफ्थ फ्लीट की मैंने बात की, उर्दन के ऊपर अटैक हुआ, वो ये क्लेम करते हैं कि मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 100 मरतबा वो कह चुके हैं कि ईरान की मिलिट्री ख़त्म हो गई है। उन्होंने 101 मरतबा कह दिया है। उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स और नेवी तो ख़त्म हो चुकी है, और कोट एंड कोट द बुली ऑफ द मिडल ईस्ट इज़ डेड। तो आपको लगता है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी न्यूट्रलाइज इस हद तक हो चुकी है कि ट्रंप इतने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि रिटेलिएशन तो उसी अंदाज में जारी है? जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये तो जब हेलीकॉप्टर शूट हुआ, अब इर्रिस्पेक्टिव को ईरान ने मारा, एक न्यूज कहती है कि ईरान डिनाई करता है, बेशक थर्ड फोर्स ने या स्पॉइलर ने किसी ने मारा हो हेलीकॉप्टर, ऑब्लिगेटरी तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर हो गया कि रिटेलिएट करना है। क्योंकि आपने देखा कि वेस्टर्न मीडिया, खासतौर पर ज़ायनिस्ट मीडिया जो है, वो एक तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप डील करने जा रहे हैं उससे अच्छा तो डील होनी ही नहीं चाहिए, इतनी कमजोर डील है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बड़ी थिन लाइन मेंटेन करनी पड़ रही है जब से सीज फायर हुई है, खास तौर पर। और ऑन टॉप ऑफ दैट, उस मिलिट्री कैंपेन में जो तकरीबन 38 दिन रही, उसमें कोई रिजल्ट भी ऐसे नहीं मिल सके कि जो डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं अमेरिकन और इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बड़ी थिन लाइन मेंटेन करते हुए जब भी उनको इस तरह का एक प्रोपेगेंडा होता है उनके खिलाफ, या एक ओपिनियन बिल्ड करती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कमजोर हो गए हैं, तो ये और ज्यादा ऑब्लिगेटरी हो गया था प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि उन्होंने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी थी ईरान पर। ये आपने बिल्कुल ठीक खुद ही कह दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो ऑलमोस्ट जंग के शुरू से ही कह चुके हैं कि एयरफोर्स और नेवी खत्म हो चुकी है, तो फिर पता नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसने ब्लॉक किया हुआ है और ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कौन करता है। तो ये भी एक देखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी मुश्किल से उसको बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि पावर प्लांट्स और वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स पर हमला करने की कोशिश की अगर, तो आपको याद होगा कि इजराइल ने एक दफा कोशिश की थी जब जंग मेन चल रही थी, बंद होने, सीज फायर होने से पहले। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मना कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ सिंपैथी पे मना नहीं किया था ईरान की, इसलिए मना किया था कि तकरीबन मिडल ईस्ट के जो तमाम ममालिक हैं, शायद मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया हो, तमाम ममालिक की जो वाटर डिसलिनेशन प्लांट अलोंग द कोस्ट ऑफ ओमान है, वो ऑलमोस्ट समंदर के साथ है, सारे पानी वहां से लिया जाता है, कन्वर्ट करके उसको ड्रिंकेबल किया जाता है ह्यूमन यूज के लिए। वो 716 के करीब डिसलिनेशन प्लांट्स हैं ऑल अलोंग कोस्ट जो मिडल ईस्ट को पानी देते हैं। इसमें मुख्तलिफ परसेंटेज है। सऊदी अरब की 70% डिसलिनेशन पर डिपेंडेंसी है, 85 के करीब कुवैत की है। ऑलमोस्ट यू समझ लें कि मुख्तसरन 70 to 90% वाटर डिपेंडेंसी वाटर डिसलिनेशन प्लांट पर कुवैत की, सऊदी अरब की और यूएई की है। 716 प्लांट्स हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है मुजम्मिल साहब कि तमाम ममालिक के पास 4 से 7 दिन की वाटर स्टोरेज है। सिर्फ यूएई के पास तकरीबन 40 दिन की स्टोरेज है। तो आप जरा विजुलाइज करें कि अगर इन मुल्कों के वाटर डिसलिनेशन प्लांट के पावर स्टेशंस को, जो पावर स्टेशंस वहां सपोर्ट करते हैं, अगर ईरान उन पर हमले शुरू कर दे, तो पानी की अगर क्यास होती है, तो इमेजिन करें कि क्या लाइफ होगी मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब और इन तमाम ममालिक के अंदर, बगैर पानी के, टूरिज्म के, इवन ह्यूमन वैल्यूज चले। अब इस वजह से उन्होंने देखा, आपने देखा कि बंद भी कर दिया और फिर वो कहते हैं कि ये हमने रिटेलिएशन किया और लिमिटेड किया, क्योंकि ईरान कहीं एस्केलेट करके वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स को अटैक करना ईरान के लिए बहुत आसान है, उसकी रेंज में है।
सबसे ज्यादा सिर्फ उसने उन तमाम बिजली घरों को या पावर स्टेशन को, ग्रिड स्टेशन को नॉकआउट करना है, एक एक करके जो प्लांट पानी सपोर्ट करते हैं। तो अब बहुत कॉन्सिक्वेंशियल, बहुत खतरनाक हो जाएंगे इस जंग में अगर ये वाली रेस लग गई जो पहली जंग के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रोकी थी। तो आई थिंक उन्होंने लिमिटेड ही की है। मैं इसको इसी तरह ही देख रहा हूं कि टिट फॉर टैट है। हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इसको क्विड प्रो को कहते हैं, जिसका मतलब है कि जितना करेंगे उतना ही वापस पे कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, आई फॉर एन आई वाली बात है। और ये बैलेंसिंग एक्ट जो अमेरिका ने किया है, उसके बाद कामरान आपकी तरफ आता हूँ। जो इंपॉर्टेंट बात थी डोनाल्ड ट्रंप के बयान में, जो ट्वीट था, वो ये है कि ईरान हैज़ टेकन टू लॉन्ग टू नेगोशिएट। अब बहुत देर हो चुकी है, अब उनको कीमत चुकाना पड़ेगी। तो एक तो ये कितना सीरियस थ्रेट है, क्या इसके बाद मज़ीद सैंक्शंस फॉलो कर सकती हैं या मिलिट्री एक्शन? और नंबर दो ये कि ये जो अपाची हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया, ये आपको लगता है एक मिलिट्री एक्सीडेंट भी हो सकता है? क्योंकि कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि ईरानियन ड्रोन टकराया है, लेकिन डेलिबरेट था या नहीं इस पे कंफर्मेशन नहीं है, या ऐसा हुआ ही नहीं है, इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज़ दोबारा से ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। अच्छा, पहले जो अपाची हेलीकॉप्टर वाला इंसिडेंट है, इसकी अगर बात करें तो जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से भी जो इनिशियल स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, उसकी तस्दीक भी नहीं की, और उसमें उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किए एक्सीडेंट का, और फिर उन्होंने जो अपनी उनकी टेरिटोरियल जो वाटर्स में जो कंट्रोल है ईरान का, उसके हवाले से भी, और फिर जो एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने दी कि इसका हल यही है कि अमरीकी अपनी जो फ़ौजें हैं, अपनी नेवी है, वो ईरान की हदूद से निकाल दे, तो इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। फिर ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने डिनाई किया, और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि शायद जो ईरान का ड्रोन है उसने हिट किया अपाची इस हेलीकॉप्टर को, लेकिन वो गैर इरादी था, यानी कि वो डिलिबरेट ईरान की तरफ से कार्रवाई नहीं थी, तो एक एक्सीडेंटल था। तो इस वजह से भी शायद जो रिस्पॉन्स जो दिया है, आप कह लें अमेरिका ने, वो कंट्रोल्ड एस्केलेशन जिसे कहते हैं, यानी कि वो ऑल आउट वॉर आप उसे नहीं कह सकते। वाइल हैविंग सेड दैट, जो आपने जो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसका हवाला दिया कि उस पर कितना हम रिलाई कर सकते हैं, अब सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के इन बयानात को हम कितना क्रेडिबल समझें, क्योंकि अदरवाइज एक जो स्टडी की गई है कि टोटल 38 मरतबा अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर यह कहा है कि बहुत जल्द डील होने वाली है ईरान के साथ, और 38 मरतबा जो भी उन्होंने बातें की वो डील नहीं हुई। और ये जो लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट है उससे तासुर ये मिला है कि शायद क्या दोबारा से एक ऑल आउट जंग शुरू होने वाली है। उनका क्या मतलब है कि ईरान ने बहुत वक्त ले लिया है, अब उसकी कीमत उनको अदा करना पड़ेगी। फिर फॉक्स न्यूज़ के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये इशारा दिया है कि अगर ईरान जल्दी डील नहीं करता तो ये मुमकिन है कि जो एक नई जो वेव है अटैक्स की अमेरिका वो लॉन्च करेगा, उनके जो बिजली घर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाएगा। लेकिन उसमें भी अगेन एक अगर है। जो मेरा अपनी जो अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट है, ये ऐन मुमकिन है कि ये अमेरिकी सदर ट्रंप की एक फ्रस्ट्रेशन है, ये एक ब्लफ भी हो सकता है, ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है कि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो मजीद वक्त लिए बगैर जो अमेरिका चाहता है कि उनकी टर्म्स के ऊपर डील करें। बिकॉज डोंट फॉरगेट, ये खबरें भी मीडिया पे अब आ रही हैं कि आज ही जो कतरी एक डेलीगेशन है वो तेहरान पहुंचा है, और वो अमेरिका की मर्जी से पहुंचा है, और वहां पर जो भी ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त बहुत से या कुछ इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज करने की बात हो रही है। तो टाइमिंग अगर आप इसकी देखें तो मुझे तो ये लगता है कि ये इतना आसान फैसला नहीं होगा अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए कि वो ऑल आउट वॉर के लिए जाएं, क्योंकि बेशक ईरान कमजोर हुआ हो, लेकिन ईरान की जो स्ट्रेटजी अभी तक रही है कि उन्होंने कॉस्ट रेज करनी है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। अगर उनके ऊपर दोबारा से वॉर इंपोज की जाती है, और जैसे चिश्ती साहब भी ये कह रहे थे कि उन्होंने सिंपली रिटेलिएट करना है जो गल्फ के अंदर बेशक एनर्जी की इंस्टॉलेशंस हों या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हों, तो उससे जो एक केओस पूरे रीजन के अंदर, और फिर जो एक थ्रेट है ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की, उसको कौन प्रिवेंट करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी भी बेशक एक जो सीज फायर बिल्कुल फ्रैजाइल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो दोनों फरीकैन हैं, इनफैक्ट आज जो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें ये जो स्टेट है नो वॉर नो पीस वाली, इससे निकलना है, क्योंकि ये जंग जो है किसी के मफाद में नहीं है। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये कोई इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है कि बेशक अभी पीस जंग नहीं हो रही, लेकिन पीस भी नहीं है, और आपके ऊपर ये तलवार लटकती रहे और आप जो डे टू डे आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसके ऊपर फोकस ना कर सकें। सो स्टिल आई बिलीव मे बी इफ देयर इज अ लिटिल होप, बट स्टिल देयर इज अ होप। हो सकता है कि अगले लम्हे अमेरिकी सदर ट्रंप ये ट्वीट कर दें कि प्रोग्रेस हो गई है, बहुत जल्द जो है वो डील होने वाली है, बट सर्टनली
थिंग्स आर ऑन द एज। जितना ये डिले होगी डील का जो एलिमेंट है, उतना मेरे ख्याल में वो खतरात बढ़ सकते हैं कि कोई मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है। एग्जैक्टली, विंडो ऑफ डिप्लोमेसी जो है आपके बकौल वो अभी खुली हुई है और अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन ये डाइसी भी है, डेंजरस भी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जावेद साहब, डोनाल्ड ट्रंप सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को आर्ट ऑफ द डील का माहिर बताते हैं, तो अब तक जो हुआ है उस पर आप क्या समझते हैं कि इम्पेडिमेंट्स हैं क्या? क्योंकि हम डिप्लोमेटिक लिंगो में बात तो कर लेते हैं, बट फॉर अ लेमैन इफ़ यू एक्सप्लेन कि असल रोड ब्लॉक्स हैं क्या जो ये ड्रैग होता गया मामला? कभी हुर्मस बीच में आ गया, कभी न्यूक्स आ गए, कभी फिसाइल मटीरियल आ गया। अब क्या वजह है कि इसमें फर्दर डिले है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या टाइम ईरान बाय कर रहा है या अमेरिका मान नहीं रहा ईरानियन टर्म्स पे, इसीलिए ये चीज़ ड्रैग हो रही है? जी, मैं बिल्कुल उसको बताऊं। उससे पहले मैं दो चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे दोस्त चिश्ती साहब ने भी और फरहान साहब, कमरान साहब ने भी ये कहा। देखिए, जहाँ तक सवाल है प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स के अंदर जो एम्बिग्विटी आती है या कुछ कहते हैं वो करते नहीं हैं। अगर आप ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, जो निक्सन के ज़माने में बात की गई थी मैडमैन थ्योरी, जिसमें स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी और कैलकुलेटेड एग्रेशन को अगर आप ज़हन में रखें, तो मुझे लगता है कि उनकी स्टेटमेंट्स में वो मेथड इन द मैडनेस होता है। इट्स नॉट कंप्लीटली ब्लफिंग और समथिंग, यानी ये वो डिलिबरेटली एम्बिगुअस रहते हैं और कई दफ़ा उसको फिर वो यूज़ करते हैं इन काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और दूसरी सवाल जिस पे पॉइंट लिया गया कि वो डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हिट करेगा अगर ईरान, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी भी ईरान ने जो भी अटैक किए हैं गल्फ ममालिक पे, 95% ऑफ देम वर थ्वाटेड। और ऐसा नहीं है कि गल्फ ममालिक जो है वो बैठे रहेंगे, उनके ऊपर हमला होगा और वो उसको रिसीव करेंगे। दे वुड रिटेलिएट दिस टाइम, वो प्रिपेयर्ड हैं डेफिनेटली, और उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काफी स्ट्रांग है। नथिंग हैज पेनिट्रेटेड द गल्फ कंट्रीज। हुए हैं कुछ इंसिडेंट्स, लेकिन 95% कुड नॉट पेनिट्रेट। दूसरी बात, यहां तक आपने कहा कि सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें। देखिए, बात बहुत सिंपल है मेरी नजर में। अगर देखा जाए तो अगर आप इसको देखें तो 3 इश्यूज हैं जो हमेशा ही रहे हैं और मेरी नजर में उनमें अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई है। एक तो यह है कि न्यूक्लियर के हवाले से पूरी दुनिया की ये पॉलिसी है, न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि ईरान को एक न्यूक्लियर रियासत नहीं बनना। ये जो पॉलिसी है ये हमेशा ही रही है दुनिया की। और JCPOA हो, कोई ओबामा हो, यहाँ पे बुश हो, कोई और हो, या फिर यूरोपियन लीडर्स हो, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो इस पे तो सब एग्रीड है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज। जावेद साहब, सॉरी टू कट यू हियर, बट क्या ईरान की वाकई सीरियस कन्विक्शन है भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव करने की, या सिर्फ बार्गेनिंग चिप के लिए रेटरिक है सिर्फ? अभी देखिए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि उनके जो रहबर है उनका फतवा है, वो चाहते ही नहीं है कि वो न्यूक्लियर बनाएं। फिर वो कहते हैं नहीं, क्योंकि हमारे साथ माजी में मज़ाकरात के दौरान हम पे हमला कर दिया गया, अभी दोबारा हमला कर दिया गया, तो हमारा हक है, अभी हम उस चीज से आगे बढ़ चुके हैं। तो वहां पे भी किसी हद तक एम्बिग्विटी रहती है। लेकिन दूसरी बात जो है वो ऑफ कोर्स अब जो प्रॉक्सीज हैं, ये मेरी नजर में हम इसको गालिबन कुछ एनालिसिस में देखता हूं पाकिस्तान के मीडिया पे भी और टेलीविजन पे भी, सोशल मीडिया पे भी, लोग इसको किसी हद तक उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते कि जो प्रॉक्सीज हैं वो एक रियलिटी है। देखिए, नॉन स्टेट एक्टर अगर ऑपरेट कर रहा होगा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की शक्ल में, और आप किस तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे? यानी एक मुल्क है, उस मुल्क के साथ आप स्टेट टू स्टेट बात कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट के अंदर एक प्रॉक्सी है, एक मलेशिया है जो कि हमलावर है किसी के ऊपर। ठीक है, इजराइल की भी गलतियां होंगी, लेकिन यू कैन नॉट मेक 2 wrongs कैन नॉट मेक अ राइट। तो वो जो अभी जो हुतीज ने हमला किया वो कहां से जस्टिफाई होगा? तो ये जो हुतीज है, हिजबुल्लाह है, ये जो प्रॉक्सी जिसको आप कहते हैं कि हमारी एक्ट ऑफ यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर आप वो बरकरार रखना चाहेंगे तो फिर आप चाहेंगे निगोशिएट करके उसको पीसफुल सेटलमेंट में लेकर आए, तो यू कैन नॉट अचीव दैट इन माय ओपिनियन। मेरी नजर में इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा, और मुझे लगता यूं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये हमला किया तो यकीनन मिस कैलकुलेट किया उन्होंने। वो समझते थे कि वो इन एंड आउट कर पाएंगे, लेकिन अब ये जो पेंडोरास बॉक्स खुला है ये इतना पेचीदा है मुजम्मिल साहब, यू नो इट बेटर देन एनीवन, कि कितने इसमें फैक्टर्स हैं जिनको हम एड्रेस करें। अब इस महदूद प्रोग्राम में हम उस पर एड्रेस नहीं कर सकते तमाम चीजों को, लेकिन इशू ये है कि जो कोर इश्यूज हैं जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे तो देर पा अमन का कायम करना जो है वो मेरी नजर में मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी बात मेरी ये होगी कि पाकिस्तान की जो काविशें उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। दे हैव रिमेन्ड डिटरमिन्ड, दे हैव रिमेन्ड रेजिलिएंट, और अपने एफर्ट्स करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि डिप्लोमेसी स्टिल हैज अ
a very important role in this particular conflict. एग्जैक्टली इसीलिए रेवोल्यूशन के बाद जो पहला वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ ईरान अमेरिका का, वो पाकिस्तान की फैसिलिटेशन से ही पॉसिबल हुआ। इस पे खालिद साहब अब गल्फ़ क्या सोच रहा होगा, बिकॉज गल्फ़ ने एक बहुत हैवी प्राइस पे की है इस जंग की, और अगर दोबारा से हॉस्टिलिटीज़ रिज्यूम होती हैं, व्हाट वुड दे बी थिंकिंग? कोई ऐसा मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है जब वो भी अमेरिकन कैंप की तरफ जाएं और ये सोचें कि नहीं, अब अगर ईरान अगर इतना रिलक्टेंट है पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, सो व्हाई नॉट ज्वाइन द डोमिनेंट पावर एंड स्क्वीज देम? मुजम्मिल साहब, तकरीबन एक साल पीछे चले जाते हैं। जून के 2025 के हमले से पहले जो अमेरिका ने ईरान पर पहला हमला किया था, उससे पहले देखिए दुनिया कहाँ खड़ी थी। अमेरिका मोस्ट पावरफुल सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल, मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक हेवीली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर द सिक्योरिटी। ईरान आइसोलेटेड, इकोनॉमिकली डिसेबल्ड, ऑलमोस्ट क्रिपल्ड, इकोनॉमी उनकी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, ऑलमोस्ट उनकी एक्सपोर्ट नहीं है, उनकी करेंसी कोई नहीं रह गई थी, उनको एक्सपोर्ट कहीं भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे भी उनको एक्सेस कोई नहीं था, दुनिया के साथ बायलैटरल रिलेशन नहीं कर सकते थे। तो ये सिचुएशन थी तकरीबन 13 महीने पहले। अब ईरान कहाँ खड़ा है? अब ईरान यहाँ खड़ा है कि ईरान 20% चाहे वो हम पसंद करें या ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उससे अनब्लॉक नहीं हो पा रहा अमेरिका से। बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग इवन जापान ने और कोरिया ने डायरेक्ट राब्ते करने शुरू कर दिए हैं ईरान से फेवर्स के लिए कि कम से कम हमारे तेल को तो आने दो। बहुत सारे ममालिक कनेक्ट करना चाहते हैं, रेलेवेंट होना चाहते हैं। मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अप्रोच किया है टू हैव कोलैबोरेट विद ईरान लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनको एक न्यू फाउंड रियलिटी का ये समझ आई है कि ईरान को पहले जो था अब इग्नोर करना इसलिए मुश्किल है कि अमेरिका भी किसी के रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकेगा। तो इसकी रोशनी में ईरान को चाहे हम पसंद करें या ना, लेकिन एक न्यू फाउंड लीवरेज उसको मिला है, नॉट सिर्फ नेगोशिएशन के लिए बल्कि इस खित्ते के अंदर एक सिक्योरिटी का नाम जब भी आएगा उसमें ईरान फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट होगा, जो कि पहले नहीं था, जो पिछले साल नहीं था। तो अब आई थिंक मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को भी एक न्यू फाउंड रियलाइजेशन जरूर आई होगी कि जो डिकेड से उन्होंने मिलिट्री बेसिस दिए हुए थे किसी शक्ल में किसी टर्म पे, वो अलग डिस्कशन है, लेकिन वो नहीं कर सके जिस मकसद के लिए उनको एक्सेस दिया गया था। इंटरनल प्रेशर भी इन मुल्कों पर होगा, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि ईरान एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर के तौर पे जरूर आया है। हाँ, आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी नहीं है मिडल ईस्ट के ममालिक चाहेंगे कि अमेरिका अनफिनिश्ड झंझट छोड़कर चला जाए, क्योंकि ईरान को इतना पावरफुल भी नहीं, ना अमेरिका छोड़ना चाहता है, क्रिपल भी नहीं करना चाहता, व्हाटएवर बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, लेकिन वो इतना स्ट्रांग भी नहीं छोड़ के जाना चाहता कि अमेरिका की डोमिनेंस ऑलमोस्ट वो एलिमिनेट हो जाए ग्रेजुअली, और यही मुल्क ज्यादा कोलैबोरेट करना शुरू कर दें ईरान के साथ, खास तौर पर इकोनॉमिक टाइज, जो इनडायरेक्टली उसका न्यूक्लियर और ओवरऑल इकोनॉमी में सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो अमेरिका के लिए बैलेंस करना इस वक्त काफी मुश्किल है, लेकिन न्यू फाउंड रियलिज्म जरूर है मिडल ईस्ट के ममालिक। एग्जैक्टली इससे जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है मिडल ईस्ट का, वो यकीनन तब्दील हुआ है। कामरान, जो बात की जाती है ये थ्यूसीडीडीज ट्रैप की कि एक पावर जो है वो डिक्लाइन कर रही है, एक इमर्ज कर रही है, और इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर हमेशा वॉर हुई है तारीख के अंदर, तो आपको लगता है कि ये जो ईरान वाला इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, ये अब ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है कि ये क्विक स्टैंड है, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे, वापस भी नहीं आ पा रहे, तो एक ओवर स्ट्रेच्ड जो मिलिट्री आर्म होता है जो अमेरिका का है दुनिया में, ग्लोबली मिलिट्री प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है उनकी, एक एग्जॉस्शन का एलिमेंट हो सकता है ईरानियन वॉर उनके लिए? और अगर ओवर एस्टिमेट करें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर देम। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है मेरे ख्याल में। अगर आप ओवरऑल देखें, अमेरिका ने जितनी भी बैरूनी जंगें लड़ी हैं उसमें अगर आप देखें तो उनको मेरे ख्याल में बड़ी ह्यूमिलिएशन भी हुई है। वियतनाम से शुरू कर लें, इराक देख लें, अफगानिस्तान देख लें, अपेरेंटली ज्यूरी इज स्टिल आउट, लेकिन यूजुअली यही कहा जाता है कि जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका के हमेशा रहे वो उस तरीके से उसको वो अचीव नहीं कर सके। लेकिन क्या उसके नतीजे में जो अमेरिका की ताकत है, अदरवाइज जो उसका इकोनॉमिक क्लाउड है, जो मिलिट्री क्लाउड है, जो उसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एक हैसियत है, क्या कम हुई है? मेरे ख्याल में अभी भी ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। ये ज़रूर है ईरान के केस में कि शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड या बायपोलर कह लें कि पहली मरतबा आपको अमेरिका के मुकाबले में या करीब आती हुई एक ऐसी ताकत नज़र आ रही है जिसका ऑब्वियसली नाम चीन है, कि शायद वियतनाम के वक्त या जब अफगानिस्तान या बाकी जब जंगें थीं तो उस वक्त शायद उनके हमपल्ला उस तरह की ताकत नहीं थी। तो मे बी ये जो अमेरिका को जो उसकी प्रेस्टीज को नुकसान होगा, जो उसका जो इमेज जो हर्ट हुआ है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो इस जंग की एक और मुख्तलिफ बात यह है कि माजी में जो अमेरिका ने जंगें लड़ी तो उसमें नेटो, उसमें जो उनके मगरबी इत्तेहादी हमेशा उनके साथ होते थे। इस मरतबा अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो उनकी पॉलिसी रही है, अपने इत्तेहादियों को नाराज़ कर लिया। कोई भी जो उनके मगरबी इत्तेहादी हैं
वो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये भी एक मुख्तलिफ मेरे ख्याल में फैक्टर है, बट स्टिल आई बिलीव कि ये प्री मैच्योर होगा ये कहना कि शायद ईरान की इस जो भी ये जंग है या उसका अल्टीमेटली आउटकम निकलता है तो क्या अमेरिका को बहुत बुरी तरह उस तरीके से नुकसान होगा कि उसकी जो एक अभी भी जो एक बड़ी ताकत का या जो सुपर पावर है वो जो एक ऑरा है वो खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये कहना कबल अज़ वक्त है। इसमें जो नुकसान मेरे ख्याल में जो हो रहा है, अगर आप ओवरऑल अभी देखें इस जंग के नतीजे में, वो तो इस रीजन के ममालिक को हो रहा है। वो ओवरऑल एक व्यू ये भी है कि शायद इस पूरे रीजन के अंदर कियोस क्रिएट करने का मकसद ये है कि चीन को वो मौका फराम ना किया जाए कि जिस तरीके से तेजी से वो तरक्की कर रहा है, दुनिया की आज दूसरी बड़ी मईशत है, और अगर इस पूरे रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी होगी, और आपको पता है कि इस जंग से पहले एक 25 साल चीन ने ईरान के साथ मुआहदा कर रखा था कुछ $400 बिलियन का, कि जिसमें एक तो चीन बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा ईरान के अंदर, ईरान उसके बदले जो डिस्काउंटेड जो एनर्जी सप्लाई है वो इंश्योर करेगा चीन को, और क्योंकि चीन एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है, उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत है। तो अगर आप ये डिस्ट्रप्शन होगी उसके अंदर तो शायद उसमें जो चीन के जो अपने एक उन्होंने एक रोड मैप तय किया है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो उसमें भी उनके लिए डिस्ट्रप्शन आएगी। तो स्टिल आई थिंक वी आर इन अ सिचुएशन जहां एक ट्रांजिशन है। हमें नहीं पता कि ये जब जंग खत्म होगी उसके नतीजे में कौन सा नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा, और उसमें फिर अमेरिका की, चीन, बाकी जो ताकतें हैं इस रीजन के ममालिक हैं, उनकी क्या हैसियत होगी। आई थिंक उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो वॉर है ये डिफाइनिंग फैक्टर होगा फ्यूचर में अमेरिका और चीन के दरमियान जो राइवलरी है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, खालिद चिश्ती साहब और कामरान यूसुफ साहब। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने तालिबान के साबिक कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जिसका बैकग्राउंड ये है कि नजीबुल्लाह ने सन 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी डेविड रोड और इनके 2 अफगान साथियों को अगवा किया था, जिसे अमरीकी अदालत ने 18 साल बाद सज़ा दी। इस फैसले की अहमियत इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर रही है कि इस खित्ते के कुछ इलाके आज भी इन दहशत गर्दों के कंट्रोल में हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान मुसलसल आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाने की कोशिश करता रहा है। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हारिस साहब, ये जो अमेरिकन कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है हाजी नजीबुल्लाह के अगेंस्ट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान के नैरेटिव को अगर देखा जाए? बिकॉज वी हैव बीन सेइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये जो दहशतगर्दी इस खित्ते में है ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया भर को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अफगानिस्तान का जो डिनाइल आता रहा, आपको लगता है कि ये उसको डिसप्रूव करती है? देखिए, जो पाकिस्तान का हमेशा से जो स्टांस रहा है कि दहशतगर्दी में अफगान तालिबान रजीम, अफगान तालिबान ये बताखोरी में, उसके बाद दहशतगर्दी में, रैंसम में, और उसके बाद आपने तबान लेने के अंदर सहाफ़ियों को उठाने में, उनके तर्जुमानों को उठाने में, ड्राइवर्स को उठाने में, उसके बाद उनसे पैसे लेने में, बटोरने में, तशद्दुद करने के अंदर, इन सारी तो मुझे पाकिस्तान कहता रहा है, इसकी आज एक दोबारा रिकन्फर्मेशन हो गई। कन्फर्मेशन तो बहुत दफा हुई है, लेकिन अमेरिकन कोर्ट ने भी जो 42 ईयर्स की सजा दी नजीबुल्लाह हाजी को, आप इससे अंदाजा लगाएं कि उन्होंने बड़ी क्लियर, और उसने साथी ने खुद बताया कि मेरे से इन्होंने कितने जुल्म किए हैं, किस तरीके से मुझे उन्होंने अगवा किया, मेरे साथ जो ट्रांसलेटर था उसको किस तरीके से अगवा किया, ड्राइवर को कैसे किया, फिर पैसे मांगते रहे, उठा के ले मारा, तशद्दुद किया, और उसके बाद आपको जब ये पकड़े गए उसके बाद लेके गए वहां, पकड़े जाके केस चला इनका। तो आज आप जो पाकिस्तान ने हमेशा से स्टांस किया है, बार बार पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहा है कि आज पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान, फिर अफगान तालिबान रजीम, और जो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, 20,000 के करीब टोटल टेररिस्ट वहां पर मौजूद हैं, उनको स्पॉन्सर प्रोटेक्ट कर रही है अफगान तालिबान रजीम। वो कंफर्म हो गया कि देख लें कि अभी ये दुनिया में, और ये अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दोबारा निकलना शुरू हो रहा है यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, और ग्लोबल थ्रेट हो रहा है, और इसमें इंडिया इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इट। फंडिंग भी कर रहा है, इजराइल भी फंडिंग कर रहा है। वो फंडिंग तो बेसिकली ज्यादा करते हैं कि पाकिस्तान के लिए करें, कि पाकिस्तान में रॉयल करें टेररिज्म के अंदर, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे। लेकिन ये पैसा जब बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैन आउट करने शुरू हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ,
और ये आपके सामने अमेरिका में व्हाइट हाउस में इंसिडेंट हुए, तो ये चीजें फैल रही है, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। सही। इसके लिए पाकिस्तान अकेला नहीं कुछ कर सकता, इट हैज टू बी अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन जो वहां पर वेपन एमुनिशन छोड़ के आए हैं, हर हफ्ते उनको फंडिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी तभी ये कंट्रोल में आएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि ये कंट्रोल हो। और ये फिर एक वक्त आएगा जब ये पूरी दुनिया में दोबारा ट्रेंड है। और इस पे आरिफ साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है उसमें एक बड़ा एक जो फैक्टर क्रूशल है वो ये है कि कोट एंड कोट ये लिखा हुआ है कि द कैप्टिव्स वर टेकन टू अ तालिबान कंट्रोल्ड सेक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो जब ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉकेट्स बनी हुई हैं वेयर दे कम एंड रेडिकलाइज पीपल एज वेल, जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो उनकी जो रूट है वो अक्रॉस द बॉर्डर है। तो यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसी बात को अफर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ वो ऑपरेट करते हैं, कैप्टिव्स को लेकर आते हैं और फिर आगे टॉर्चर और रैंसम की कहानी भी लिखी हुई है। तो ये जो टीटीपी को डिसओन करने वाला एक स्ट्रेटजी है अफ़गान तालिबान की, इस पर भी केस बिल्ड करना चाहिए, हमें रीजनली कोऑर्डिनेट करना चाहिए मुल्कों के साथ। डेफिनेटली, बिकॉज टीटीपी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उसको जो एक प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अफगान तालिबान रजीम है। और अफगान तालिबान रजीम क्या है, खुद भी तो वो लुटेरे हैं, उन्होंने अपने में एरिया बांटे हुए थे, 40-50 किलोमीटर का एरिया, वहां पर इवन अमेरिकन जो बत्ताखोरी करते थे। और उसके साथ आप देख लेंगे उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको पैसा जेबें बननी है, ना उनको इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना उनको इस्लाम तशरीह आती है। उनके कानून इस्लामी देख लें कैसे बनाए हैं। क्या इस्लाम में कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, नॉट मुसलमान, इंसान बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन। आप मुझे बताइए मस्जिदों में जाके धमाके कर दें, नहीं, अबव ऑल खवातीन को स्कूल ना जाने देना, खवातीन को स्कूल न जाने देना, उनके हकूक न देना, उनको बंद करके रखना, खिड़कियों में दीवार लगा देने को नजर ना आ सके, 9 साल की बच्ची की शादी कर देना, कौन से इस्लाम में है। तो ये सारी चीजें देखें तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। पाकिस्तान अकेला बहुत जवाबमर्दी से, बहादुरी से, प्रोफेशनल तरीके से कन्फ्रंट कर रहे हैं इन टेररिस्ट को। ठीक, लेकिन वी नीड अमेरिकन सपोर्ट, क्योंकि वो जो एमुनिशन गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, वी नीड टू काउंटर दैट। तो आई थिंक इसके लिए ये जो ही अकॉर्ड साइन हो जाए ईरान और अमेरिका का, then Pakistan has to take a vigorous Exactly, this should be a wake up call for the global community as well, क्योंकि दहशतगर्दी से कोई भी मुल्क जो है वो महफूज नहीं होता। बहुत शुक्रिया, हारिस नवाज साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।